जेनेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग। जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं या किसी भी अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हैं, वो इस वर्ड को बहुत बार सुनते होंगे, बहुत बार पढ़ते होंगे, बहुत बार देखते होंगे कि बॉडी बिल्डर्स इस वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्हें जेनेटिक्स का असली मतलब पता हो। उन्हें बस ये लगता है कि कोई अच्छा बॉडी बिल्डर है तो उसके पास जेनेटिक्स है, कोई ख़राब बॉडी बिल्डर है तो उसके पास जेनेटिक्स नहीं है। लेकिन ये जेनेटिक्स है क्या? आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास वीक जेनेटिक्स हैं तो उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मेरा नाम है सुशांत किशोर, फिटनेस ऑन स्काई चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट थिंग अबाउट जेनेटिक्स इज़ कि मैं जो जेनेटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ से होगा कि बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपकी बॉडी किस टाइप की होनी चाहिए या आपकी बॉडी के से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से सूट करेगी। फर्स्ट थिंग अबाउट कि जो जेनेटिक्स है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। जेनेटिक्स बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है जो होता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनको जब वो मसल गेन पर्पज़ से अपनी बॉडी को कैलोरीज के इंटेक पे लेके जाते हैं, जब वो मसल गेनिंग के चक्कर में मसल गेनिंग के पर्पज़ के लिए अच्छा फूड इंटेक करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी बॉडी फैट के इंटेक के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। उनकी बॉडी फैट के लिए बहुत अच्छे तरीके से किसी भी मील को कंज्यूम करने लगती है। मैक्सिमम ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो आज तक के हिस्ट्री में जितने भी बेस्ट बॉडी बिल्डर्स हुए हैं वो कभी भी एंडोमॉर्फ में से नहीं हुए हैं, सिवाय जे कटलर के। जे कटलर एक लौते ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कि इस टॉप लेवल तक पहुंच चुके थे, जिन्होंने 4 बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता, जो कि एक एंडोमॉर्फ बॉडी बिल्डर थे। उसके बाद बात करते हैं हम एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्डर की। एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्डर वो होते हैं जिनकी बॉडी बचपन से ही हमेशा लीन होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि मैं तो कुछ भी खा लूँ या मैं कितना ही स्वीट्स खाता हूँ। कोई भी ऐसा दोस्त है आपका जो भी कहता हो कि मैं बहुत खाता हूँ लेकिन मेरा जो फैट परसेंटेज है वो इतनी तेज स्पाइक नहीं करता जितना बाकी लोगों का कर जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, जितने भी लोगों की बॉडी पर जो फैट का इंटेक है या फैट का परसेंटेज इतनी जल्दी स्पाइक नहीं करता जितना बाकी लोगों में कर जाता है, वो सारे के सारे जिनको आप लीन कहते हैं कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा लीन था, अगर वो बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ से अपनी जो कैलोरीज इंटेक है, अपना फूड आइटम बढ़ाते हैं इनहेलिंग का, तो भी उनका जो बॉडी का फैट परसेंटेज है इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितना बाकी सभी का बढ़ जाता है। तो ये एक पहचान है कि वो एक एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्डर है। इसका मैं सबसे परफेक्ट एग्जांपल तो जैसे कि आपने जेफ सेड को देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स में तो नहीं कहूँगा लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्डर्स में से वो आते हैं। फ्रैंक जीन को आपने देखा होगा जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता, और वो एक लौते ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो साइज़ में कम होने के बावजूद उन्होंने आर्नोल्ड को बीट किया। जी हाँ, उन्होंने आर्नोल्ड को बीट कर रखा है मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के अंदर। इसकी वजह से क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा लीन रहती थी, इतनी ज़्यादा वो साइज़ नहीं गेन कर पाए, लेकिन लीन होने की वजह से उनकी बॉडी की जो कंडीशनिंग है वो हमेशा पीक पे होती थी और वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्डर के एग्जांपल है। सबसे बेस्ट जो जेनेटिक का टाइप है जो अगर आपके पास है तो आप एक बहुत ही अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, थोड़ी सी कम मेहनत से जितनी कि बाकी अदर्स जो बॉडी बिल्डर है वो करते हैं। वो है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ बॉडी बिल्डर्स वो होते हैं, या मीजोमॉर्फ की जो जेनेटिक्स की कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनकी जो बॉडी है वो मसल गेन करते हुए फैट का इंटेक बिल्कुल मिनिमम रखती है। मतलब वो इतना ही फैट इंटेक करती है जितना कि बॉडी की एक यूज़ के लिए ज़रूरी है, और उनकी जो बॉडी है वो वर्कआउट, फूड, कार्डियो, इन सारी जितने भी पैटर्न्स ऑफ ट्रेनिंग या फिर बॉडी को ग्रो करने का पैटर्न है या प्रोसेस है, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती है और एक अच्छे रिजल्ट देती है। जिसकी वजह से आपने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग नेचुरली बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, मसल्स भी गेन कर लेते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग की मसल मैच्योरिटी इतनी अच्छी होती है कि वो कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और कुछ लोगों की मसल मैच्योरिटी इतनी वीक होती है कि उन्हें टाइम लगता है, क्योंकि ये उनकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ये तो हो गया कि टाइप ऑफ जेनेटिक्स क्या होती हैं, और इन जेनेटिक्स के अंदर कैटेगरी वाइज कैसे आप चूज़ कर सकते हैं इन कैटेगरीज के अंदर कि आपकी जेनेटिक्स क्या है और आप क्या है, किस कैटेगरी में लाई करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी आइडियल जेनेटिक्स की जो क्वालिटीज़ है जो अगर किसी बॉडी बिल्डर में है तो वो बॉडी बिल्डिंग की लेवल में वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो होती है मसल की शेप। अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो
कि जो मसल की शेप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। अगर आप, चलो मान लेते हैं हम क्वाड्स की बात करते हैं, जो अगर आपने क्वाड्स देखे हो तो रोनी कोलमैन के क्वाड्स और जो हमारे जे कटलर है उन दोनों के क्वाड्स में बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा। जे कटलर का जो आउटर स्वीप ऑफ जो क्वाड्स है उसमें आपको इतना अच्छे तरीके से जो साइज़ के साथ में जो एक फाइबर्स दिखते हैं वो रोनी कोलमैन में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन रोनी कोलमैन के पास में इतना ज़्यादा साइज़ है क्योंकि उनका जो एडेक्टर मसल है जो मीडियल में होता है, लेग्स के बीच में होता है, और जो लेग्स के चारों मसल्स है जिनकी वजह से लेग में सेपरेशन दिखाई देती है, वो सारी की सारी उनके पास जे कटलर से ज़्यादा अच्छी गिफ्टेड है। इसकी वजह से एक डिफरेंस आपको पता लग गया। दूसरा डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं, आपने कई बार देखा होगा कि किसी किसी बॉडी बिल्डर के पास जो बाइसेप्स का साइज़ होता है, किसी का पीक हेड होता है। पीक हेड का कहने का मतलब ये है कि आपने नोटिस किया होगा, रोनी कोलमैन के आर्म्स देखिए, उनकी जो बाइसेप की पीक है वो हमेशा इतनी हाई हुआ करती थी क्योंकि उनका जो जेनेटिक्स है उसमें मसल का शेप ही उन्हें ऐसा मिला हुआ है कि उनकी बाइसेप हमेशा पीकी हेड के साथ है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनका जो बाइसेप है वो फ्लैट होता है, जैसे जर्मी बुंडिया हुए, जर्मी बुंडिया का बाइसेप बिल्कुल फ्लैट है। या फिर आपने सर्जियो ओलिवा को देखा होगा, उनका बाइसेप भी फ्लैट है, ज़्यादा पीक नहीं करता, फ्लैट रहता है। अगर इसकी जो हम सबसे बेस्ट जेनेटिक की बात करें तो वो आपने फिल हीथ को देखा होगा। फिल हीथ के जो बाइसेप्स है वो कंप्लीट बाइसेप माने जा सकते हैं क्योंकि वो पीकी भी है और कंप्लीट के साथ फुलनेस भी है। उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीक है। जैसे रोनी कोलमैन के आप अगर देखेंगे वो जैसे ही फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट किया करते थे, उनकी बाइसेप बिल्कुल इकट्ठी होकर एक पीक शो करती थी जो कि फुलनेस नहीं दिखा पाती थी, जबकि जो फिल हीथ का बाइसेप है वो हमेशा फुलनेस के साथ में पीक शो करता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स के निशानी होती है। सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें तो प्रपोर्शंस का मतलब मैं ये कहूँगा कि बॉडी के अंदर का जो आपका ईच एंड एवरी मसल ग्रुप है वो एक प्रपोर्शन के हिसाब से बना होना चाहिए। क्योंकि जो प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में जो आपकी कमर है वो अगर पतली है, आपके शोल्डर्स ऊपर से बहुत वाइड है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स होने की निशानी होती है क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी एक वी टेपर लुक ले पाती है और साथ ही साथ इसकी वजह से आपकी बॉडी का जो एक लुक होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाते हो क्योंकि ऊपर से जितने आप चौड़े दिखोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो मसल फाइबर्स है, मसल बेलीज है, उतनी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे और उतना ज़्यादा ही आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस कि प्रपोर्शंस आपके कंप्लीट होने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी बॉडी है उसमें कोई सा मसल ग्रुप किसी और मसल ग्रुप को डोमिनेट कर रहा हो, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जैसे फिलित है, फिलित बहुत ही अच्छे जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर्स में आते हैं, लेकिन उनके पास में भी प्रोपोर्शंस में एक छोटी सी कमी है कि उनकी जो चेस्ट है, चेस्ट का फ्रेम बहुत छोटा है जिसकी वजह से उनके जो शोल्डर्स हैं वो उसको हमेशा चेस्ट को डोमिनेट कर जाते हैं। आपने आर्नोल्ड को देखा होगा, उनकी चेस्ट इतनी बड़ी थी कि उनके जो चेस्ट के पैक्स थे वो इतने साइज़ में ह्यूज और बड़े थे क्योंकि उनकी वजह से उनके जो शोल्डर और आर्म्स है वो हमेशा डोमिनेट कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान भी ज़रूर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिमेट्रीनेस। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये किसी बॉडी बिल्डर के पास है तो उसको बॉडी बिल्डिंग की लाइन में सबसे ऊपर पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि सिमेट्रीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी बिल्डर का जो लुक है, जिसको कहते हैं ना पब्लिक का फेवरेट होना या जजेस का फेवरेट होना, कि हाँ अगर किसी बॉडी बिल्डर को देखा जाए तो उसमें कोई कमी दिखे ही ना, उसे कहते हैं सिमेट्रीनेस। जो सबसे पहले हमने देखा था फ्लेक्स व्हीलर को, उनको कहा ही यही जाता था कि वो सुल्तान ऑफ सिमेट्री हैं, क्योंकि उनकी अगर आप बॉडी देखें, उनका शोल्डर के तीनों हेड, चेस्ट, एब्स, वेस्ट, बैक के सारे मसल्स, लेग्स, वो सारे सिमेट्री में थे। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि किसी भी मसल ग्रुप का अलग फाइबर किसी और मसल ग्रुप को डोमिनेट कर रहा हो या दबा रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी बॉडी बिल्डर्स के पास में कोई एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है जिसकी वजह से उसके जो बाकी के मसल्स है वो डोमिनेट कर जाते थे। जैसे हमारे डोरियन येट्स थे, उनके पास उनकी बैक इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और जो उनका साइड ट्राइसेप लुक था वो इतना अच्छा अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन उनके पास वही वीकनेस थी कि उनके पास जो उनके आर्म साइज थे वो बहुत छोटे थे। तो कुछ मसल्स उनके पास अच्छे थे, कुछ वीक थे। लेकिन जो सिमेट्रीनेस है, जो फ्लेक्स व्हीलर के पास थी, जो कि अब के टाइम में फिल हीथ के पास है, इतनी अच्छी सिमेट्रीनेस उनके पास है कि उनका ईच एंड एवरी मसल ग्रुप एक परफेक्ट साइज, परफेक्ट प्रपोर्शन और एक परफेक्ट वेट के साथ में वो हमेशा स्टेज पे आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बीट करना लगभग नामुमकिन रहता है अगर वो अपनी पीक पे रहे तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अट्रैक्टिवनेस और 3Dनेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गया है कि जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो लोगों का इंटरेस्ट है और बॉडी बिल्डिंग को साइंस के साथ इतना ज़्यादा कंडक्ट कर दिया गया है।
क्योंकि 3Dनेस एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि 3Dनेस का मतलब होता है, पहले ये था कि आप अपने मसल को ट्रेन करते हैं, ग्रो करते हैं, वेल कंडीशन स्टेज पे आते हैं और कंपटीशन जीत जाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब के जो बॉडी बिल्डर्स है वो हमेशा अपनी ईच एंड एवरी मसल ग्रुप के जो फाइबर्स होते हैं उन्हें भी तरीके से हिट करने की ट्राई करते हैं कि कभी भी ऐसा ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि जो ये 3Dनेस है सबसे ज़्यादा देखी जाती है शोल्डर्स में। शोल्डर के अंदर जो फ्रंट डेल्ट है, मीडियल डेल्ट है, जो साइड का डेल्ट आप बोलते हैं, और उसके बाद जो रियर डेल्ट है, ये तीनों डेल्ट कंप्लीट होने चाहिए। तीनों डेल्ट में कभी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि रोनी कोलमैन का जो रियर डेल्ट था, जो पीछे की साइड होता है, वो डेल्ट उनका एक वीक पार्ट था। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर आप फिल हीथ में देखें तो फिल हीथ के तीनों डेल्ट कंप्लीट लगते हैं, और जब वो साइड ट्राइसेप या साइड चेस्ट हिट करते हैं वो उससे उनसे अच्छा और कोई हिट कर ही नहीं सकता। वैसे ही आप देख सकते हैं फ्लेक्स व्हीलर को। फ्लेक्स व्हीलर के पास में भी शोल्डर तीनों साइड से इतने राउंड दिखते हैं कि जिसकी वजह से जो एक लुक होता है कि आदमी अगर आप स्टेज के सामने बैठे तो उनमें पोज करते सिर्फ देखते रह जाए और कुछ कह ही ना पाए। ये होती है एक ऐसी निशानी, एक आइडियल जेनेटिक्स की, कि वो जब भी स्टेज पे खड़ा है तो आपकी नजरें ही ना हटे। ये होता है अट्रैक्टिवनेस और 3Dनेस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइबर्स या स्ट्राइलेशन की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद आप किसी बॉडी बिल्डर में जज कर सकते हैं। लेकिन ये अब अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर अपनी पीक पे होता है, बहुत वेल कंडीशनड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर स्टेज पे कंपटीशन खेल रहे होते हैं, वो उस टाइम पे वो अपनी बॉडी के अंदर से जितना ज़्यादा हो सके वाटर को निकाल देते हैं ताकि उनकी बॉडी ड्राई आउट लगे, हार्ड लगे, और उसके साथ ही साथ उनकी बॉडी की जो पीक कंडीशनिंग है वो देखी जा सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब जे कटलर को क्वाड स्टॉम्प इसीलिए कहा जाता था, वो जब भी क्वाड का मसल हिट किया करते थे, उनका जो क्वाड का आउटर स्वीप है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इतने सारे फाइबर्स और स्ट्राइएशंस दिखते हैं कि जिसकी वजह से उनका क्वाड हमेशा सा ही एक डोमिनेटिंग पार्ट रहा है। अगर हम बात करें कि फाइबर्स क्या होते हैं, जब भी आपने कभी देखा हो कि जब भी बॉडी बिल्डर को भी कभी भी जब वो फ्रंट डबल बाइसेप हिट करने जाते हैं तो सबसे पहले वो सामने जब हाथों को स्क्वीज करते हैं तो उस टाइम पे उनकी चेस्ट के अंदर के जितने फाइबर्स दिखते हैं, इन सभी चीज़ों को जो एक अलग अलग मसल्स की लाइन दिखती है ना, जो उन्हीं सारे मसल्स की लाइन को हम फाइबर कहते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर के अलग अलग बॉडी पार्ट में ये फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे रोनी कोलमैन, उनके ग्लूट्स तक में फाइबर दिखा करते थे। फिल हीथ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि फिल हीथ ही एक लौता ऐसी बॉडी बिल्डर है जिनकी बॉडी में मुझे तो बाइसेप्स में भी फाइबर दिखाई देते हैं। बहुत कम दिखते हैं, लेकिन हाँ उनके बॉडी के अंदर का जो फाइबर है बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ का होना, जो चीज़ अगर आपके पास है तो आप बाकी बॉडी बिल्डर से डिफरेंट दिखोगे ही दिखोगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो है आपका फेशिया का थिन होना। फेशिया का मतलब होता है आपकी स्किन लेयर, क्योंकि अगर आपकी स्किन लेयर मोटी है तो वैसे ही आपका जो मसल है उस स्किन मोटी लेयर के नीचे दबा रहेगा और उतना ज़्यादा पॉप करके और उतने ज़्यादा फाइबर्स और इतने ज़्यादा स्ट्राइएशंस नहीं दिख पाएंगे जिसकी वजह से आप डोमिनेट कर सकें। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं, हैनी रैम्बोर्ड ने जो FST 7 बनाया, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन पर्पज़ यही है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब यही है फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। इस चीज़ का मतलब होता है कि अगर आपकी जो बॉडी की स्किन है उसका जो फेशिया है वो इतना थिन होना चाहिए, इतना ज़्यादा उसके अंदर वाटर होल्ड नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मसल एक तो फुल ग्रो कर पाए और ग्रो करने के साथ साथ मसल की जो क्वालिटी है जिसमें फाइबर्स या फिर स्ट्राइएशंस दिखते हैं वो क्लियरली जजेस को दिख सके, क्योंकि ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो अट्रैक्टिवनेस है और जो डोमिनेटिंग नेचर है वो दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइडियल जेनेटिक्स होती हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी के पास में इनमें से कोई भी कमी है जेनेटिक्स में, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई बॉडी बिल्डर पैदा नहीं हुआ या कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हो जिसके पास में ये सारे के सारे बेस्ट जेनेटिक्स हो, जिसकी हेल्प से वो एक अच्छे लेवल तक पहुँच सके। अभी तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जेनेटिक्स क्या होते हैं और आइडियल जेनेटिक्स क्या है बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या जो बिगिनर्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बॉडी में कोई कमी ना रहे, वो कंप्लीट बॉडी बनाए। उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके वर्कआउट से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्कआउट करते वक्त एक चीज़ हमेशा नोटिस रखें कि कभी भी किसी भी मसल ग्रुप को ना छोड़े।
पूरे वीक में आप जब भी ट्रेन करें, अपनी ट्रेनिंग करें, उसमें ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को अच्छे से फेलियर तक ट्रेन करें। अगर आप अच्छे से ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को ट्रेन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी के अंदर एक सिमेट्रीनेस की कमी हो। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सिमेट्रीनेस की कमी रह जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई भी बंदा देख के आपको ये कह दे कि यार आपकी बॉडी में ना सिमेट्रीनेस की बिल्कुल कमी है। सिमेट्रीनेस आती ही तब है जब आप ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को एक इंटरेस्टिंग अटेंशन के साथ ट्रेन करें। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो फेवरेट बॉडी पार्ट होता है उसे सब लोग फोकस, माइंड मसल कनेक्शन और अपना इंटेंसिटी लेवल हाई करके ट्रेन करते हैं, और जो उनका फेवरेट पार्ट नहीं है उसे वो उतने अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं करते, जो कि एक सबसे बड़ी कमी है आपकी बॉडी के सिमेट्रीनेस खोने की। सिमेट्रीनेस आपके पास जब आएगी जब आप ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को एक तरीके से और एक प्लान के थ्रू आप ट्रेन करेंगे। सेकेंड चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंस रोल निभाती है वो होती है हमारी फूड। फूड ही इकलौता ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रो करती है, बॉडी गिरती है, बॉडी के अंदर कोई भी क्वालिटी आती है या क्वालिटी जाती है। कभी भी कोई भी सप्लीमेंट आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो एक फूड का जो मटेरियल है वो आपकी बॉडी को दे सकता है। तो हमेशा अपनी जो फूड की क्वालिटी है उसे हाई रखें। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी, हाई न्यूट्रिशन वाले फूड में इन्वेस्ट करें। अपनी बॉडी का वाटर लेवल हमेशा हाई रखें। कभी भी ये ना सोचें कि जितना वाटर आप कम पिएंगे उतना बॉडी कम होल्ड करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर दे और साथ ही साथ इतना इनफ कैलोरीज लें कि आपकी बॉडी एक पोजीशन पे खड़ी रहे। हमेशा ही आप एक कंडीशन में रहे, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी बॉडी बिल्डर पूरे के पूरे साल पीक पे नहीं होता है। वो एक टाइम आता है जब आपको पीक पे आना होता है, या तो आपका कंपटीशन हो या आपको स्टेज हो या आपका फोटोशूट हो। इतना रहे 10 to 12% बॉडी फैट रहे ताकि आप हमेशा अच्छे लुक में दिखे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एनी टाइम आपको 5 to 6 या 7% बॉडी फैट मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए एक न्यूट्रिशन यूज़ करें, इसलिए हमेशा अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड यूज़ करें, अपना फूड प्लान बनाएं। डोरियन येट्स कहा करते थे कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट पैदा नहीं हुआ जो आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सके, क्योंकि आपको अच्छे से पता होता है कि आपकी बॉडी कार्ब पे, फैट पे या प्रोटीन पे किस पे ज़्यादा फैट इनटेक कर पाती है। तो ये आपकी बॉडी को आपसे बेहतर और कोई भी समझ नहीं सकता कि आपकी बॉडी की क्या नीड है और किस तरीके से कंप्लीट की जा सकती है। अगर आप एंडोमॉर्फ में आते हैं तो ये ट्राई करें कि आप कार्ब इतना ही ले जितना आपकी बॉडी की ज़रूरत है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप एक्टोमॉर्फ है तो आप बिल्कुल कार्ब ले सकते हो, और अगर आप मीजोमॉर्फ है तो आप गॉड गिफ्टेड हो, आपको जो दिल करे वो फूड में इनटेक करे और वर्कआउट हैवी रखे। सेकंड चीज़ मैंने आपको बता दी। थर्ड चीज़ जो कोई नहीं बताता, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पेशेंस का लेवल हाई नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी आपको अच्छी बॉडी नहीं दे सकता। बॉडी बिल्डिंग कोई एक रेस नहीं होती, एक स्प्रिंटिंग नहीं होती। बॉडी बिल्डिंग हमेशा से एक मैराथन रही है और रहेगी। शॉर्टकट्स के चक्कर में कभी ना जाए। कोई भी क्लैन या कोई भी स्टीरॉयड आपको वो नहीं दे सकता जो एक टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी की मैच्योरिटी आती चली जाती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करी मैंने। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चैनल पर आती रहेंगी वीडियोज़। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।